जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि है इम्यूनिटी एंड डिजीज़ उसमें मौजूद हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम पेज नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में वाइंड अप कर दिया जाए। अडॉप्टिव इम्यूनिटी हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो इननेट इम्यूनिटी है उसके कंपैरिजन में क्या इसमें डिफरेंस है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो बाकायदा तौर पर अपने आप को अडॉप्ट करती है, इसीलिए इसका नाम अडॉप्टिव है। और ये आइडेंटिफाई करती है बाकायदा तौर पे पैथोजेंस को और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव फोर्स बनाती है या वाइट ब्लड सेल्स बनाती है उसके मुताबिक। अब ये चीज़ें हो सकता है कुछ बच्चों को सही से समझ ना आ रही हूँ। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे लेट सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई फ्लू का वायरस जो है वो हमला कर देता है। एक तो ये होता है कि इननेट इम्यूनिटी उसको दाखिल ही नहीं होने देती। अगर लेट सपोज वो दाखिल हो जाए तो उसकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसके ऊपर काम करती है। अगर वो वहाँ भी उसके कंट्रोल में ना आए तो फिर वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो कि थर्ड लेयर होती है या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर फिर उसके अकॉर्डिंगली यानी उस बीमारी का जो भी वायरस होता है ना, फ्लू का कोई भी वायरस हो सकता है, तो उस वायरस के ख़िलाफ़ फिर ये उसके मुताबिक जो है ना स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स बनाती है जो सिर्फ उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। यूँ समझ लें कि जैसे कि कोई चीज़ अगर किसी एक फ़ोर्स के कंट्रोल में ना आ रही हो, मुजरिम या दहशतगर्द, तो फिर उसके मुकाबले में फिर अगली फ़ोर्स आती है उस पर काम करने के लिए। और अगर उसके भी कंट्रोल में ना आ रही हो तो फिर आर्मी आती है, आर्मी उसको कंट्रोल करती है। यानी कि एक लाइन ऑफ डिफेंस होती है हर चीज़ की। और अगर वो एक फ़ोर्स की चीज़ काबू में ना आ रही हो तो फिर दूसरी फ़ोर्स उस पर काम करती है। तो इसी तरह स्पेशल फोर्सेस होती हैं स्पेशल टास्क के लिए। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी स्पेशल फोर्सेस या स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के जो वायरसेस या बैक्टीरिया उनसे लड़ने के लिए। चलें जी बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 36 से। टी सेल्स डायरेक्टली किल वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट ऑल अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द जर्म्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो टी सेल्स हैं, ये जो यहाँ पर आपने इनको देखा है ये वाले, तो ये सेल्स के अंदर जो इन्वेडर्स आ जाते हैं, हमलावर, यानी जाहिर है कि जर्म्स, बीमारियों के जरासीम, इनके ख़िलाफ़ ये लड़ते हैं। और उन इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं ना, यानी इन्फेक्टेड सेल्स आपको पता है क्या होते हैं कि वो सेल्स हमारी बॉडी के जिनमें वायरस दाखिल हो जाता है या जर्म्स दाखिल हो जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी उससे वो मुतासिर हो जाते हैं, तो उनको ये ख़त्म कर देते हैं। और जो बाकी सेल्स होते हैं ना इम्यून सिस्टम के, उनको एक्टिवेट कर देते हैं कि ताकि वो जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ें। बी सेल्स जो होते हैं ना, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सेल से बाहर फाइट करते हैं। ये देखें, ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल। तो बी सेल्स क्या करते हैं जी, इस एक्टिवेशन के बाद ये काम करना शुरू करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में फ़्लो करती है। हमारी बॉडी के अंदर मतलब ज़ाहिर है जब फ़्लो करेगी तो वो ब्लड में करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ फ़्लो कर रही है या चल रही है, वो ब्लड है। वो एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। तो ये वो प्रोटीन होती है एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें फ़्लो करती है। दैट कैन रिकग्नाइज एंड किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो फिर उस तरह के जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं ख़ास बीमारी के जिसके ख़िलाफ़ वो बनती है उसको वो मार सकते हैं। अगेन मैं आपको ये समझा दूँ कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है, यानी कि ख़ास किस्म का एक यूँ कह लें कि एक चर्बी नुमा जो है ना, ये एक सब्सटेंस है जिसका काम होता है ख़ास किस्म की बीमारी को मारना। यानी ये यूँ कह लें कि दे आर डिजीज़ स्पेसिफिक। हर बीमारी के ऊपर एक ही एंटीबॉडी काम नहीं करती। यानी यूँ कह लें कि एंटीबॉडी जिस बीमारी के ख़िलाफ़ बनी है वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर वो उसी बीमारी को किल करेगी। इफ़ आवर बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ डिजीज़, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी एक ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाएँ, हमारे ब्लड के अंदर फ़्लो करना शुरू हो जाए, दैन वी बिकम इम्यून टू दैट डिजीज़। तो फिर इसका मतलब होता है कि हम उस बीमारी के ख़िलाफ़ मजबूत हो चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं। मजबूत का मतलब आप समझ गए हैं कि अब हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब ये होता है कि अब हम उस बीमारी से महफूज हैं। द वे द बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल और फॉरेन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स।
तो वो तरीका जिसमें हमारी बॉडी जो है वो अपना डिफेंस करती है, ज़ाहिर है कि दिफा करती है उन ख़तरनाक बैरूनी जो ख़तरात होते हैं और जो जरासीम होते हैं, उसको कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, ये भी आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है। इननेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी का देखें, इननेट में मैं इससे पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और यकीनन आपको समझ भी आ गई थी कि जनाब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये होता है कि ये बॉडी के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये होता है कि ये बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली ही उसको ख़त्म कर देता है बीमारी को, ना वो स्किन से दाखिल हो पाती है, ना हमारी नाक या मुंह से। दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस में ये होता था इननेट के कि अगर वो दाखिल हो जाए तो फिर उस पर अगला काम स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको वहाँ मारा जाता है। अगर वो हमारे नाक और मुंह के रास्ते से लंग्स में चली जाए, या मिसाल के तौर पर स्किन पर कहीं कट लग जाए और फिर उसके ज़रिए कोई जरासीम, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को कहीं भी कहीं कोई कट लगता है, उंगली पर छुरी से कट लग जाता है, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे साइकिलों से गिर जाते हैं, उनको घुटने और कोनियाँ वगैरह छिल जाती हैं, तो फिर उसको जो होता है ना, हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एड जिसको कहते हैं ना, जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस होता है उसमें फर्स्ट एड के तौर पर, तो हम उसको डेटोल साबुन से या डेटोल लिक्विड से धोते हैं, उसको एक्सपोज रखते हैं हवा में ताकि वो खुश्क हो, और फिर वो फौरी तौर पर जो है ना अपना वो काम शुरू कर दे। और आपने देखा होगा फिर उसके ऊपर जो है ना वो एक स्किन डेवलप होती है, सख्त किस्म की खुरंड बन जाता है, और वो सारा काम वाइट ब्लड सेल्स कर रहे होते हैं, और वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ काम कर रही होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो काम कर रही है, उसने रोक दिया है, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में, जाहिर है कि जब कोई रगड़ वगैरह लग गई है और स्किन के ज़रिए कोई इन्फेक्शन दाखिल हो गया है, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है। अडाप्टिव वो थी जिसमें बी और टी टाइप सेल्स बनते हैं जो सेल के अंदर या सेल के बाहर काम करते हैं, और दाखिल हो जाने की सूरत में उसके बाद उस बीमारी के जर्म्स को रिकग्नाइज करते हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ एक डिफेंस सिस्टम तैयार करते हैं, यानी उस तरह के स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स। ये आपके सामने है जी, ये आप देखें, ये एंटीबॉडीज़ हैं जो किस पर काम कर रही हैं, बैक्टीरिया पर। ये एक ज़ाहिर तख़य्युलाती या इमेजिनरी किस्म का एक खाका बनाया गया लेकिन समझाने के लिए, और डेफिनेटली इसी तरीके से काम होता भी है कि ये एंटीबॉडी जो है वो इसको पकड़ रही हैं, क्लच कर रही हैं। जिस तरह से आप एक स्पेसिफिक, आप यूँ कह लें कि आप खाना बना रहे हैं और खाने के अंदर से आपने कोई एक स्पेशल जो है ना कोई चीज़ निकाल कर चेक करनी है, तो आप उसको फॉर्क के ज़रिए या चम्मच के ज़रिए निकाल कर उसको देखते हैं। जैसे किसी बोटी को आपने चेक करना है कि वो गल गई है या नहीं गोश्त की, तो फिर वो ज़ाहिर हम उसको स्पेसिफिकली निकालते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का भी यही काम होता है कि ये चुन चुन कर उन बैक्टीरिया और वायरसेस को ये हलाक करता है, ख़त्म करता है, क्योंकि ये उसी चीज़ के ख़िलाफ़ बनता है। यानी जब स्पेसिफिक होता है तो फिर उसी के खिलाफ काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फार्मेशन, अब इधर आते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको वैक्सीनेशन का पता चलेगा, वैक्सीन का पता चलेगा, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी ही होती है, एंटीबॉडी का ही सिस्टम होता है। अब वैक्सीन का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसमें बहुत मशहूर अगर आप देखें तो पोलियो की वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन थी आज से 6-7 साल पहले जो लगाई गई थी लोगों को। तो मकसद है कि एंटीबॉडी और वैक्सीन आप इसमें इंशाल्लाह समझेंगे इस 3.4 टॉपिक के अंदर। देर आर 2 ways टू स्टार्ट एंटीबॉडी फार्मेशन बाय योर इम्यून सिस्टम, यानी कि एंटीबॉडीज़ की जो फार्मेशन या उसके जो बनने का अमल है उसके 2 तरीके हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। इधर यू गेट डिजीज़ और यू गेट वैक्सीनेशन, या तो आपकी बॉडी के अंदर वो बीमारी आए तब आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है उसके ख़िलाफ़, या फिर आपको वैक्सीनेट किया जाए या वैक्सीन लगाई जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकती है। वो जैसे आपको पता है पोलियो वैक्सीनेशन जो है बच्चों के लिए तो वो ड्रॉप्स की सूरत में होती है, इसी तरह कोरोना वैक्सीन थी तो वो आईवी थी, इंट्रावीनियस यानी कि वो टीके की शक्ल में थी। बहरहाल योर इम्यून सिस्टम रिक्वायर्स एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, ज़ाहिर है आपका जो इम्यून सिस्टम होता है इसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो पैथोजन को समझे, पैथोजन उसकी तरफ आए, टू एक्टिवेट एंड स्टार्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और तब ही आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी या वो यूं कह लें कि वो एक दिफाई निज़ाम आपके अंदर बन सकता है। यानी यूं कह लें कि बग़ैर दुश्मन के दाखिल हुए या उसको समझे या उसकी रिकग्निशन के या आइडेंटिटी के आपकी बॉडी में किसी किस्म की भी, याद रखें कि इम्यूनिटी नहीं बनती या एंटीबॉडी नहीं बनती। अ वैक्सीन वर्क्स बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज एंड फाइट पैथोजेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी कि वैक्सीन क्या करती है, ये यहाँ से और यहाँ तक है लाइन स्टूडेंट्स।
यहाँ आपको वैक्सीन के बारे में एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन जो होती है ना, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, या जिसको कह लें कि एक मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको ट्रेन करती है, उसकी तरबियत करती है कि जनाब उसने किस तरीके से उस ख़तरनाक जरासीम को, ज़ाहिर है जो उस ख़ास बीमारी के उनको कैसे रिकगनाइज़ करना है, पहचान करनी है और फिर उसके ख़िलाफ़ लड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपको यूँ समझ लें कि एक मुल्क है और उसमें ईस्ट की तरफ से कोई दुश्मन या हमला आवर आते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर वो एक स्पेशल फोर्स बनाते हैं और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की निगरानी करना होता है, यानी मशरिक की तरफ से, और वहाँ से जो भी दुश्मन आ रहा है उसके बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो इस टाइप के हैं, इस तरह के उनके पास वेपन्स हैं और वो इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, और ये ज़ाहिर है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसकी मैपिंग, उसका सारा कुछ। तो जिस तरह फिर वो फोर्स पूरी ट्रेनिंग लेके फिर उसके ख़िलाफ़ काम करती है, इसी तरह हमारी बॉडी को वैक्सीनेशन के ज़रिए ट्रेन कर दिया जाता है कि जनाब ये फ़लाँ बीमारी की वैक्सीन है। जैसे पोलियो की बात हो रही है, पोलियो ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो पोलियो के ख़िलाफ़ ट्रेन किया जाता है हम बच्चों की जो इम्यून सिस्टम का जो पूरा एक उनका निज़ाम है मुदाफ़ती, उसको कि ये इन्होंने पोलियो को रिकगनाइज़ करना है और फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करनी है, ज़ाहिर फिर उस बच्चे को पोलियो नहीं होता उसके आने वाली ज़िंदगी में। To do this, some part from the pathogen must be introduced into the body to trigger an immune response. और ये सब करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो पैथोजन्स होते हैं, जो वो जरासीम होते हैं उस ख़ास बीमारी के, जैसे लेट सपोज मैंने बताया कि मैं ये पोलियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पोलियो ही को ले लेते हैं कि उसके जो पैथोजन्स होते हैं ना, उनका हमारी बॉडी में इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी, जैसे कोरोना ले लें या कोई और बीमारी है, अगर किसी भी बीमारी की वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि उसके कुछ जर्म्स उस बॉडी के अंदर ज़रूर दाखिल किए जाते हैं ताकि उस बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर किया जाए, उसको चला दिया जाए और फिर उससे उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाए। वैक्सीन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन जो मैंने अभी बताया है कि वैक्सीन दो तरह की हो सकती है, या तो ओरल ड्रॉप्स हो सकती है। ओरल का मतलब होता है वो बैरूनी तौर पर जो है ना मुंह के ज़रिए बच्चों में जो डाले जाते हैं मुंह के अंदर, तो वो ओरल ड्रॉप्स कहलाते हैं, जैसे कोई पोलियो वैक्सीन है, या फिर आईवी इंजेक्शन होता है इंट्रावीनियस जो कि कोविड-19 वैक्सीन थी। चलें जी, BOT सेल्स फॉर्म मेमोरी सेल्स एज वेल। BOT सेल जो होते हैं ना, ये एक तरह के मेमोरी सेल भी बनाते हैं। मेमोरी का मतलब याददाश्त वाले जो स्टोर रखते हैं इंफॉर्मेशन। दीज मेमोरी सेल्स रिमेंबर देयर एनिमीज़, और ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये अपने दुश्मनों को याद रखते हैं। दुश्मन का मतलब यहाँ पर है हार्मफुल पैथोजेंस, यानी कि वो ख़तरनाक जरासीम। नेक्स्ट टाइम व्हेन द पैथोजन एंटर्स दीज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स बिकम एक्टिव इमीडिएटली, वेरी सिंपल। और अगली बार जब इस किस्म के ख़तरनाक जरासीम जो होते हैं ना, वो इस किस्म के दो मेमोरी सेल से उनका नबरदाज़मा होते हैं, उनका मुकाबला होता है या टकराव होता है, तो फिर ये होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है जी, एंड दे स्टार्ट किलिंग पैथोजेंस, और फिर वो उन पैथोजेंस को, उन ख़तरनाक जरासीम को मारना शुरू कर देते हैं। दिस क्विक इम्यून रिस्पॉन्स एश्योर्स, और ये जो फौरी जो होता है ना एक मुदाफ़ती निज़ाम, ये इस बात को यकीनी बनाता है दैट पैथोजेंस विल बी अनएबल टू ग्रो इन द बॉडी एंड काज डिजीज़, कि फिर वो पैथोजन मज़ीद हमारी बॉडी में ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो का मतलब ये कि वो बढ़ेंगे नहीं और जिस्म में बीमारी नहीं फैलाएंगे। सो इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो, लेट सपोज बच्चों को जिस तरह पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, देन आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलियो वायरस इन देयर बॉडीज़, इन योर बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन देयर बॉडीज़ भी लिख सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम पोलियो का कोई भी वायरस उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, लेट सपोज, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो किल कर देता है उन वायरसेस को, ख़त्म कर देता है। सो दे स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज़, वो पोलियो से बचे रहते हैं जी। सिंपल है। टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं जी, टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। एवरीवन हैज़ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बाय बर्थ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का हर इंसान जो होता है उसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बाय बर्थ होती है, यानी पैदाइश से ही उसकी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहले बता चुका हूँ, इननेट डिफेंस या इम्यूनिटी की मिसाल है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है, इट ग्रोज विद टाइम ड्यू टू वैक्सीन एंड एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस। तो ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, इसमें या तो जब उस बीमारी के, कोई भी बीमारी के जरासीम बॉडी में एंटर होते हैं तब बनती है, या उसको बंदे को जब वैक्सीन लगाई जाती है, यानी ईदर ऑफ द टू सब्सटेंस इंस्टांसेस। एक्टिविटी को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर परफॉर्म्ड इन अकेडमी एंड दे आर अपलोडेड
ऑन द चैनल। सो अब हम पैसिव इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं जो कि थर्ड टाइप है। अब पैसिव क्या है? देखें, पैसिव का मतलब नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज़ रुकी हुई एक जगह पे साकित और जामिद को पैसिव कहते हैं। आप देखते हैं कि ये किस टाइप की इम्यूनिटी है। समटाइम्स अ पैथोजन और टॉक्सिन, टॉक्सिन आमतौर पर किसी जहरीली चीज़ को कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा पैथोजन या कोई जहरीली चीज़ जो हमारी बॉडी को हार्म करती है बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, एंड इम्यून सिस्टम कैन नॉट प्रोटेक्ट द बॉडी, और वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो एकदम से बचाव नहीं कर पाता उस जिस्म का, उस पूरी बॉडी का। इन सच सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ कैन सेव अ पर्सन's लाइफ। तो फिर जो पहले से जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं हमारी बॉडी में वो फिर ज़िंदगी को बचाती हैं। लाइक आफ्टर अ स्नेक बाइट, जैसे कि कोई सांप काट लेता है किसी को, पर्सन's लाइफ इज़ थ्रेटेंड। जाहिर है एक आदमी की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा लाहक हो जाता है और उसका इम्यून सिस्टम तो उस पर काम नहीं कर रहा होता। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड, तो फिर ये होता है कि उस वक्त उस बंदे को वो टीका लगाया जाता है, एक तरह का वो एंटीडॉट होता है कि जनाब वो उस जहर के ख़िलाफ़ काम करता है। तो आप यकीनन समझ गए, उसे कहा जाता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ या पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव एंटीबॉडीज़, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। वो इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्ट का मतलब होता है टीका लगाना। विच स्टॉप द इफेक्ट ऑफ स्नेक वेनम, इफेक्ट का मतलब होता है असर, जो कि उस सांप के जहर का असर ख़त्म कर देता है, रोक देता है। वेनम कहते हैं जहर को। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज़ की जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया है, कोई आदमी जहर खा लेता है या उसको किसी तरह से जहर कहीं से दे दिया जाता है, या उसको सांप या किसी बिच्छू वगैरह के काटने से कोई उसको जहर मिल जाता है उसकी बॉडी को, तो ये उस वक्त काम करती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। फिर इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वो कर देता हूँ, जूम इन। इम्यूनिटी इसकी 3 टाइप्स हैं जो अब पढ़ चुके हैं, इननेट, एडाप्टिव और पैसिव। अब ये जो इननेट है इसकी आगे 2 मज़ीद आगे जो फर्स्ट लाइन और सेकंड आप पढ़ चुके हैं। अडाप्टिव में मज़ीद आपने देखा है उसमें नेचुरल तरीके से भी बनती है और आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से, वैक्सीन के ज़रिए, कोई किसी को टीका लगा के या किसी को ड्रॉप्स के ज़रिए वैक्सीन देकर किसी तरह से अडाप्टिव इम्यूनिटी बनाई जाती है। और ये पैसिव जो है वो आपके सामने ही है। एक तो नेचुरल है बाय बर्थ या फिर आर्टिफिशियल है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हमने इसके अंदर टाइप्स देखी हैं वो पैसिव में आर्टिफिशियल बनती हैं जी। डू यू नो में आ जाते हैं, यू गेट पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली फ्रॉम योर मदर। अब ज़रा ये देखते हैं कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है बाय बर्थ वो कैसे मिलती है। बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले, एंटीबॉडीज़ आर पास्ड थ्रू द प्लेजेंटा टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इलनेस। बर्थ से पहले जब एक बच्चा रहम मादर में होता है तो उस वक्त एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्लेजेंटा से बच्चे के अंदर जाती हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं बीमारी से। आफ्टर बर्थ, फिर ज़ाहिर पैदा होने के बाद, एन इन्फेंट, एक जो शीर ख्वार बच्चा होता है, इन्फेंट कहते हैं एक ऐसे बच्चे को जो ज़ाहिर छोटा है, बेबी है, इट रिसीव्स एंटीबॉडीज़ फाउंड इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, और वो फिर जब अपनी माँ का दूध पीता है तो फिर उसको वहाँ से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी। इसको मदर पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं जो उसको माँ से मिलती है। डेफिनेटली आपको यहाँ तक समझ आ गई। एक्टिविटी के बाद हम देखते हैं ये बहुत अहम टॉपिक आ गया 3.6 में कि जनाब वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अब इसके अंदर ये जनाब कोई 8 तरीके लिखे हुए हैं, वेरी सिंपल। एक तो ये है कि आप ज़्यादा जो है ना सब्ज़ियाँ और फ्रूट खाएँ, फल वगैरह इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, एक्सरसाइज रेगुलर करें, हेल्दी वेट अपना बनाएं। हेल्दी वेट का मतलब होता है ना तो अंडर वेट और ना ही ओवर वेट, इसको कहते हैं हेल्दी वेट। और एक और बात याद रखें कि रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें, कोई एक्सरसाइज इस तरह। आप अगर अपने घरेलू काम करें और फिज़िकल वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाना रखना, कहीं कैरी करना, पैदल चलना, तो ये सब एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी बॉडी जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बाकी आप एक्सरसाइज भी करें, बॉडी बिल्डिंग भी करें, जो जो चीज़ें हैं ये सब की सब जो है ना हेल्दी चीज़ें हैं। गेट अ गुड नाइट स्लीप, ज़ाहिर है रात को एक अच्छी नींद लें। स्टे होपफुल, हैप्पी एंड कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपने आप को खुश रखें। वेरी सिंपल। वॉश योर हैंड्स मोर ऑफन एंड कीप योर सेल्फ क्लीन।
अपने हाथ को धोएं खाने से पहले, खाने के बाद, ये तो आपको पता है, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें। अवॉइड फ्राइड फूड्स, शुगर, स्मोकिंग ड्रग्स, ये सब चीज़ें जो बैरूनी और तली हुई चीज़ें, और ये सिगरेट नोशी हो गई और इस तरह की जो मतलब है कि दवाएँ हैं, ड्रग्स का मतलब किसी भी तरह की दवा हो सकती है जिसको बंदा नशे के तौर पे इस्तेमाल करता है। गेट रिकमेंडेड वैक्सीनेशन, और जो भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड होती है डॉक्टर्स की तरफ से उनको लगवाएं। ट्राइट आउट को भी हम छोड़ें। इन्फेक्शियस डिजीज़ को पढ़ लेते हैं 3.7 में कि ये क्या है। अब हम अपने चैप्टर के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं जनाब, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमनली स्प्रेड through the direct transfer of bacteria, viruses or other germs from one person to another। infectious disease जो होती है ना जनाब, वो समझ लें कि एक आदमी या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, जिसमें बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं ना वो ट्रैवल करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। अब वो हवा से भी ट्रैवल कर सकते हैं, टच करने से भी ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर किसी का ब्लड या इन्फेक्शियस कोई भी चीज़ है उसका कोई भी हिस्सा और वो आपके किसी ज़ख़म के साथ छू जाए तो उस सूरत में भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। चलें जी, अब इन्फेक्शियस डिजीज़ को समझ लेते हैं कि जर्म्स कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू, या अभी मैंने जो बताया है कि एयर के ज़रिए फैल सकते हैं एज ड्रॉपलेट्स। जब कोई छींक मारता है तो उसमें ज़ाहिर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, वो ज़र्रात, वो कतरे हो सकते हैं बीमारी के। फीसल ओरल स्प्रेड फूड और वाटर में, जैसे कि किसी का जो वेस्ट है, और ओरल स्प्रेड वट एवर, ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड, और इसके अलावा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो मैंने अभी बताया है। कोविड-19 के हवाले से आप देख सकते हैं जो कि आज से 7 साल पहले ये मामला हुआ था। इसके हवाले से सबसे पहले तो सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात, यानी कि अगर एक किसी को बीमारी ये कोविड-19 हो जाती है तो उसमें इनिशियली क्या अलामात होंगी। एक तो स्लाइट और एक सवियर है। स्लाइट का मतलब है हल्की फुल्की सिम्टम्स, यानी कि बहुत लाइट सी, जो कई लोग फील भी नहीं कर रहे होते ज़्यादा या उसको अहमियत भी नहीं दे रहे होते। और एक होती है सवियर जो कि बहुत ज़्यादा फील होती है, और फिर उसके बाद जो पर्सन होता है ना वो सारे काम छोड़ छाड़ के बस वो बिस्तर पर लेट जाता है कि जी अब मुझे सवियर होगी। या सवियर का मतलब होता है शदीद। तो स्लाइट इसकी अलामात में है जी बुखार, खांसी, इसके अलावा चिल्स, सर्दी, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बॉडी के अंदर दर्द, फटीग का मतलब होता है थकावट। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। ये मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि हम फटीग कहते हैं जी कि वो फ़लाँ की फटीग है। फटीग का मतलब जो होता है ना, ये एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है थकावट। जैसे कि आपने थोड़ा सा काम किया और थक गए, तो ये भी उसकी अलामात में से एक है। क्योंकि आमतौर पर जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सन होता है वो थोड़े से काम से या ज़्यादा काम भी हो तो वो नहीं थकता, थकावट उसको बहुत कम होती है। और अमूमन बहुत काम करके और एक एक्सेसिव यूँ कह लें कि वर्कआउट करके ही थकावट होती है, उसको आप फटीग नहीं कह सकते। ये फटीग वो है कि जनाब आप 1-2 बार सीढ़ियाँ चढ़े और आपकी टांगों में थकावट शुरू हो गई, आप थोड़े से 1-2 चक्कर आपने बाहर के लगाए, कुछ सामान वगैरह लेकर आए और आपको टांगों में शदीद थकावट होगी, बाजुओं में या जिस्म के अंदर, गर्दन में या कमर में, तो उसको आप फटीग कह सकते हैं। सवियर या शदीद अलामात में एक तो रेस्पिरेटरी इशूज़ हैं, यानी सांस लेने में रुकावट, तंगी, परेशानी, फिर डिफ़िकल्टी, या ज़ाहिर है नमूनिया के मामलात हैं जिसमें फेफड़े मुतासर हो रहे होते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू ये फैल सकता है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, यानी जो कोविड पेशेंट है उसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसके पास बैठे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं कि उसके पास बहुत करीब सांस लेना, बगैर मास्क ना यूज़ करना, ये वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, उसके हवाले से भी ये फैल सकता है। प्रिवेंशन, इससे बचाव क्या है? प्रिवेंशन एक तो वैक्सीनेशन जो अभी बताई है, सोशल डिस्टेंस के आप फासला रख रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, मास्क पहने, ये सब कुछ कोविड के दौरान हुआ था, एक डिस्टेंसिंग हुई थी। फेस मास्क, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, वॉश हैंड, अवॉइड क्राउडेड इंडोर गैदरिंग, वो भी उस वक्त हो रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते थे, गैदरिंग्स नहीं होती थी, सालगिरह, शादी की तकरीबात वगैरह पर भी पाबंदी थी। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो टेस्ट क्या हो सकते हैं? टेस्ट ऑफ सैंपल फ्राम नोज़, नाक से, थ्रॉट ऑफ सलाइवा, थूक जो गले में से, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस। सिंपल। डेंगू की तरफ जाते हैं जी। डेंगू फीवर अब क्या है जी? ये इसकी सिम्टम्स या इसकी अलामात जो हैं वो हैं हाई ग्रेड फीवर, ज़ाहिर तेज़ दर्जे का बुखार, इसके अलावा सवियर हेडेक, शदीद किस्म का सर दर्द, पेन बिहाइंड आइज़, यानी कि आँखों में या उनके अंदर दर्द महसूस होना। नोज़िया, नोज़िया का मतलब होता है कई तरह का हो सकता है, जैसे कि सर चकराना, उल्टी आना।
वॉमिटिंग आ गई, वही चीज़ आ गई उल्टी वगैरह, स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर आपके जो है ना वो रैशेस आ जाना रेड रेड टाइप के, और वो बॉडी पेन, जिस्म में दर्द, वीकनेस, कमज़ोरी, उस फटीग की ही किस्म होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके वही हैं जो ब्लड इसके सैंपल लिए जाते हैं, और फिर किसके थ्रू फैलता है, ऑब्वियसली एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है जी, बाइट उसकी, और वो काटता है। प्रिवेंशन क्या है, यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वो आप जो कॉइल लगाते हैं या जिस तरह भी जो भी आप यूज़ करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो का उसको ख़त्म करने के लिए जो भी स्प्रेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं। वियर फुली कवर्ड क्लॉथ्स, मुकम्मल कपड़े पहनना, यानी हाफ स्लीव्स या शॉर्ट्स वगैरह से इज्तनाब करना। ड्रेन ऑल स्टैंडिंग वाटर, पानी कहीं खड़ा ना होने देना किसी जगह पर भी, जैसे कि कोई बाल्टियाँ उनमें पानी ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहे, गमलों में पानी पड़ा रहे, आपके कूलर वगैरह में जो आपके घरों के अंदर होते हैं जो इस तरह के एयर कूलर्स वगैरह, उनमें। अब आते हैं हेपेटाइटिस की तरफ। हेपेटाइटिस बी, ये क्या है जी, ये इसकी सिम्टम्स में जाते हैं लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार, भूख का ख़त्म हो जाना, फिर नोज़िया भी बताया है, वॉमिटिंग, स्टोमक पेन, मैदे का दर्द या वीकनेस, कमज़ोरी, फटीग टाइप जो भी है। इसका भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो ब्लड सैंपल से ही होता है। ये किस तरह फैलता है, एक तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का मतलब अब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें कि कोई इंसान जिसे ब्लड की ज़रूरत है, एक्सीडेंट के अंदर उसका ब्लड ज़ाया हो जाता है। अक्सर आपको पता है एक्सीडेंटल केसेस में एक पेशेंट को ब्लड लगाया जाता है, उसको ज़ाहिर है उसके लिए ब्लड की दरख्वास्त की जाती है कि जी उसको फ़लाँ फ़लाँ कैटेगरी का ब्लड चाहिए। तो बाज़ औक़ात किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का जिसको हेपेटाइटिस का मर्ज़ होता है, अगर उसका ब्लड उसको लगा दिया जाए तो वो ये है कि वो उस सूरत में भी वो जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मल्टीपल यूज़ ऑफ सिरिंजेस, ऑब्वियसली कि किसी की इस्तेमाल शुदा जो सिरिंज होती है, टीका होता है, उसको दोबारा किसी और पेशेंट को लगा देना। नीडल्स, ऐसी सुइयाँ या कीलें जो कि किसी दूसरे इंसान को लगी हो और उसके ऊपर हेपेटाइटिस वायरस मौजूद हो, किसी दूसरे को वो प्रिक कर दी जाए। रेज़र्स यानी कि ब्लेड वगैरह, यानी जो शेव वगैरह करते हैं अगर ये जाकर जो सैलून्स वगैरह में, वो वहाँ मुख्तलिफ सीज़र्स या रेज़र्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं किसी पेशेंट के। सारे वहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं ख़त बनवाने के लिए, कटिंग के लिए, तो उनमें कोई भी हेपेटाइटिस का पेशेंट हो सकता है। तो अगर उसको रेज़र वगैरह लगाया गया और प्रॉपर बाद में सैनिटाइज़ नहीं किया गया उस चीज़ को, रेज़र नया नहीं लगाया गया ब्लेड, और उस इक्विपमेंट को सैनिटाइज़ नहीं किया गया, तो उस सूरत से भी फैल सकता है। डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई दांत निकलवाता है या दांत का इलाज करवाता है या कोई और तरह की सर्जरी करवाता है किसी से, जैसे कोई फोड़ा वगैरह होता है किसी के, तो वो ज़ाहिर है उसको वो काटते हैं, उसमें से वो फ्लूइड वगैरह जो होता है ना वो निकालते हैं, वेस्ट जो होता है डॉक्टर्स। तो अगर उनके वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी वो छुरी या वो जो रेज़र है, कोई भी चीज़ जिससे वो सर्जरी कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है उससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, वो मैंने अभी बताया है कि अगर किसी को कोई खून लगाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन उसको कहा जाता है, तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है हेपेटाइटिस बी। प्रिवेंशन इसकी क्या है, ऑब्वियसली इससे बचाव है जी वैक्सीनेशन के थ्रू, या फिर डिस्पोजेबल सिरिंजेस या नीडल्स आप यूज़ करें डेफिनेटली। इसके अलावा डिस्पोजेबल का मतलब है एक बार यूज़ की और फेंक दी, ये उस तरह की चीज़ है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको डिसइंफेक्ट करें, उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाए, उनको बॉयल करके भी, और जो जो उसके मेजर्स होते हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट भी मिलता है जिससे सैनिटाइज होते हैं। स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड डोनेशन, डेफिनेटली किसी से ब्लड लेना हो या किसी को ब्लड देना हो तो उससे पहले ब्लड की स्क्रीनिंग कराई जाए। अब टाइफाइड की तरफ आते हैं, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये इसका काज है, और इसमें सिम्टम्स इसकी क्या, हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ दर्जे का बुखार, सर दर्द, मैदे का दर्द, कमज़ोरी, डिजीनेस, चक्कर आना, लॉस ऑफ हंगर, भूख का ख़त्म हो जाना। डायग्नोस्टिक्स इसके भी वही हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड का जो है ना वो सैंपल लेते हैं जिससे टाइफाइड के बैक्टीरिया का पता चलता है। स्प्रेड थ्रू, कैसे फैलता है, एक तो फीसल ओरल रूट, यानी कि वही इंसान का जो वेस्ट है या उसका कोई ओरल रूट है, खांसना छींकना टाइप इस तरह का। इंजेक्शन ऑफ फूड ड्रिंक कंटेमिनेटेड विद फीसिस या यूरिन ऑफ टाइफाइड पेशेंट, यानी कि कोई ऐसा खाना या कोई ड्रिंक जो है ना वो इंजेस्ट कर लेना, यानी खा लेना, इंजेक्शन उसको कहते हैं, जिसमें टाइफाइड पेशेंट जो होता है ना या इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसका कोई भी इस तरह का वेस्ट उसके अंदर मौजूद हो या उसका कोई एलिमेंट। प्रिवेंशन, इससे बचाओ, एक तो वैक्सीनेशन है, दूसरा वही है अपने जिस्म को, हाथों को प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करें टॉयलेट वगैरह यूज़ करके, और ऑब्वियसली फ्रेश अच्छा वेल कुक्ड जो है ना वो, यानी अच्छा पका हुआ खाना खाएं और अच्छा साफ़ सुथरा पानी पिएं, बॉयल्ड वाटर जो भी है।
तो ये जनाब आ गया, की पॉइंट्स आ गए, और डेफिनेटली यहाँ पर ये की पॉइंट्स आपने पढ़ लेने, क्योंकि मैं तो समझा चुका हूँ हेपेटाइटिस ए बी सी। मज़ीद अगर कोई चीज़ इस चैप्टर में नहीं थी जो ज़ाहिर है फिर मैंने भी नहीं पढ़ाई, तो अगर वो चीज़ आप उसके बारे में इंक्विजिटिव हैं, जानना चाहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो उसके लिए आप उसको इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कशन का भी कोई एक रखेंगे अरेंजमेंट तो सेशन, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, तो मुझे उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की और उस पर कोई अलग से वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगा।